बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजी इकोनॉमेट्रिक्स सीरीज़ में कौका मंजूर हाज़िर खिदमत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अजम्पशंस ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड या ओएलएस के जो अजम्पशंस हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं। आपकी जितनी भी रिग्रेशन एनालिसिस होता है, सिंपल या मल्टीपल, नॉर्मली मल्टीपल ही होता है, उसमें हम कुछ अजम्पशंस ले लेते हैं। अंडर दीज अजम्पशंस देन वी कंसिडर द ओएलएस या जो रिग्रेशन एनालिसिस है उसको हम कंडक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी अजम्पशन वायलेट हो जाता है तो फिर हमारे लिए यहाँ ओएलएस के बजाय कोई और मेथड इस्तेमाल करना होता है। तो लेट्स सी व्हाट दीज अजम्पशंस आर। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज अजम्पशन so that we can conduct our analysis. So first assumption, the regression model is linear in parameters. इसके जो पैरामीटर्स हैं रिग्रेशन एनालिसिस के जो रिग्रेशन के, ये लीनियर है। लीनियर से बस सिंपल ज़ुबान में ये समझ लें कि लीनियर का मतलब है कि जो पैरामीटर्स हैं इन पे कोई पावर नहीं है, सॉरी इनकी पावर 1 है, 2 स्क्वायर या क्यूब नहीं है, वो फिर हाइपरबोलिक या क्यूबिक बन जाएगा। तो आप देखें बीटा 1 बीटा 2 इन पे कोई भी आपको स्क्वायर या क्यूब नज़र नहीं आ रहा। तो जो हम ओएलएस मेथड लेते हैं इसमें जितने भी पैरामीटर्स हैं ये सारे लीनियर हैं। लीनियर का मतलब सिंपल समझ लें कि उसकी जो पावर होती है वो नॉर्मली वो है 1 होती है। तो ये आपको जब भी इसको हम प्लॉट करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव में। दूसरा एजम्पशन क्या है? ज़ीरो मीन वैल्यू ऑफ द डिस्टर्बेंस म्यू आई। अब म्यू आई क्या है? म्यू आई हमारे पास एक डिस्टर्बेंस टर्म है एंड रैंडम एरर होता है। तो वो चूँकि वैल्यूज़ हमारे पास नोन नहीं होती तो हम एक और एजम्पशन इसमें ले लेते हैं कि जो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो इसकी मीन वैल्यू है वो ज़ीरो है। सिंस दीज वैल्यूज़ आर अननोन सो वी एज्यूम दैट देयर मीन वैल्यू इज़ ज़ीरो। तीसरा इसका जो अजम्पशन है वो है होमोस्केडास्टिसिटी। इसकी डिटेल के लिए आप वो एक लेक्चर भी देख सकते हैं इसी सीरीज़ में। आप यूट्यूब पे जाइए, इजी इकोनॉमेट्रिक्स सीरीज़ हेट्रोस्केडास्टिक या हेट्रोस्केडास्टिसिटी, तो उसमें आपको डिटेल भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम ये एक्सप्लेन कर देते हैं सिंपली। होमोस्केडास्टिस का क्या मतलब है? इक्वल वेरिएंस ऑफ म्यू। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि चूँकि रैंडम एरर है म्यू हमारा, ये स्टोकेस्टिक टर्म है, ये अननोन वैल्यूज़ होती हैं, तो इनका हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनके दरमियान जो स्प्रेड है, जो वेरिएंस है, जो डिफरेंसेस हैं वो भी अराउंड द मीन जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो एक कांस्टेंट पैटर्न के तहत है। ठीक है, गिवन द वैल्यू ऑफ द वेरिएंस ऑफ म्यू आई इज़ द सेम फॉर ऑल द वेव ऑब्जर्वेशन। जितनी ऑब्जर्वेशन है उनमें एक कांस्टेंट वेरिएंस है। ये नहीं है कि ज़्यादा कम वगैरह, तो फिर उस सूरत में हेट्रोस्केडास्टिक हो जाएगा। और अगर हेट्रोस्केडास्टिक हो जाए तो फिर ओएलएस मेथड नहीं अप्लाई हो सकता। नेक्स्ट हमारा जी नो ऑटो कोरिलेशन। इस पे भी हमने एक वो किया है, प्रोग्राम किया है, आप वीडियो देख लें ऑटो कोरिलेशन के ऊपर डिटेल में। यहाँ पे चूँकि एजम्पशन हम डिस्कस कर रहे हैं तो इस ऑटो कोरिलेशन का सिंपल समझ लें कि जो एरर टर्म्स की जो वैल्यूज़ हैं, यानी जो 2 कंटिन्यूस वैल्यूज़ हैं म्यू आई एंड म्यू जे, लेट सपोज हमारे पास हैं एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में प्राइस है और एरर टर्म हमारे पास चूँकि अननोन है तो हम अज्यूम कर लेते हैं उसमें कोई भी वेरिएबल है, लेट सपोज हमारी इनकम है। तो जो 2 कंटिन्यूस वैल्यूज़ हैं, लेट सपोज हमारे पास 2009 एंड 2010 का डेटा है, एक्स आई एंड एक्स जे, इसके अगेंस्ट जो 2 वैल्यूज़ ऑफ एरर टर्म्स हैं जो कि अननोन है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि उनके दरमियान कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर उनके दरमियान कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट कर जाए तो फिर उसको हम ऑटो कोरिलेशन कहेंगे। सिंबॉलिकली हम क्या क्या कह सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ एरर टर्म ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ एंड द अगेंस्ट द सेम 2 कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल वो है ज़ीरो। यानी हमारे पास चूँकि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स की तो वैल्यूज़ होती हैं, लेट सपोज इस ईयर की और पिछले ईयर की, तो 2 हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। इसी के अगेंस्ट जो एरर टर्म की वैल्यूज़ बनती हैं उनके और इनके दरमियान में कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। यानी एरर टर्म की वैल्यूज़ और जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं उनका आपस में अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर जाए तो उसको हम फिर सीरियल कोरिलेशन कहते हैं। सो 2 कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ ऑफ म्यू शुड नॉट बी कोरिलेटेड, सिंपल एज द सेम ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। अच्छा जी, अगला क्या है जी? ज़ीरो कोवेरिएंस बिटवीन यू आई एंड एक्स आई। ये वही जैसे मैंने अर्लियर एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें जो म्यू है और जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है वो उन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अगर उन दोनों के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर लेगा तो ऑटो कोरिलेशन भी एग्जिस्ट हो जाएगी।
तो दोनों में से एक एजम्पशन जो भी आ गया तो उससे हम OLS इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा है जी, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एन मस्ट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पैरामीटर। तो सिंपल है, हमारे पास लेट्स सपोज ऑब्जर्वेशंस 2 हैं और हमने उसके ऊपर मल्टीपल रिग्रेशन रन करनी है विद 3 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑब्जर्वेशन आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए, लाइक 5 साल का डेटा है या 5 हफ्तों का है या 10 हफ्तों का है या इस तरह से है, और आप पैरामीटर आपके पास एक है या दो हैं, लेट्स सपोज बीटा 1 एंड बीटा 2 हैं या बीटा 3 हैं, या 2 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं, तो इस सूरत में OLS हो जाएगा। अगर OLS में एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ज़्यादा हैं और ऑब्जर्वेशन आपके पास एक या दो हैं तो फिर OLS नहीं रन होगा। वेरिएबिलिटी इन x वैल्यूज़ इज़ गिवन इन सैम्पल मस्ट नॉट बी ऑल द सेम। जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ हैं x, वो सारी की सारी एक जैसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पिछले 5 दिन का प्राइसेस का डेटा लिया है तो ये नहीं कि कांस्टेंट एक प्राइस ले ली तो फिर तो उस पर आपने रन क्या करना हो, तो वो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं तो उसको फिर रन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हर वीक की हर नई वैल्यू ये दूसरे से चेंज हो। अगर लेट सपोज 2 या 3 कंटिन्यूस वैल्यूज़ भी हैं तो अगली फिर चेंज होनी चाहिए। अगर आपके पास 8 वैल्यूज़ हैं तो 8 की 8 सेम नहीं होनी चाहिए एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वैल्यू। रिग्रेशन मॉडल इज़ करेक्टली स्पेसिफाइड, ये एक वांटेड एजम्पशन है कि आपने जो रिग्रेशन मॉडल लिया है यानी जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स लिए हैं वो वही हैं जो कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे अफेक्ट कर सकते हैं, यानी आपकी जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स है वो प्रॉपर नहीं है। इसको कहते हैं स्पेसिफिकेशन एरर। अगर वो अगर एग्जैक्ट नहीं है, अगर वो मतलब मीन्स वो प्रॉपर नहीं है, तो फिर आपका मॉडल ही सारा गलत हो जाएगा। लेट सपोज मैं सादा सा आपको समझा देता हूँ, फिर आप मज़ीद डिटेल बुक्स में भी देख सकते हैं कि आप प्राइस का इफ़ेक्ट मतलब आप डिमांड पे इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं और आप लेट सपोज एक प्राइस को लेते ही नहीं है जो सबसे मेन वेरिएबल है, या इनकम ऑफ कंज्यूमर को आप नहीं लेते, और आप लेट सपोज कोई और ऐसा वेरिएबल है जिसके कम इफ़ेक्ट है, तो फिर आपका मॉडल जो है वो इसमें स्पेसिफिकेशन एरर आ जाएगा। ट्रेंड आप प्राइस का देख रहे हैं डिमांड के ऊपर और प्राइस आप वेरिएबल ही नहीं ले रहे, राइट। एंड लास्ट इज देयर इज़ नो परफेक्ट मल्टीकुलिनैरिटी। इस पे भी हमारा एक लेक्चर है, आप देख सकते हैं इजी इकोनोमेट्रिक सीरीज़ मल्टीकुलिनैरिटी, तो आपको पूरा डिटेल में आ जाएगा कि मल्टीकुलिनैरिटी क्या है। यहाँ पे सिंपली आपको एक्सप्लेन कर दें कि 2 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के दरमियान अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर जाए उसको मल्टीकुलिनैरिटी कहते हैं। आपने डिमांड के ऊपर प्राइस का और इनकम ऑफ द कंज्यूमर का इफेक्ट चेक करना है, और अगर इनकम और प्राइस यानी 2 जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं अगर इनका आपस में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाए तो इसको मल्टीकुलिनैरिटी कहते हैं। अब मल्टीकुलिनैरिटी बेसिकली क्या है कि इसमें एग्जिस्ट तो नॉर्मली करती है, लेकिन हम ये अज्यूम करते हैं कि परफेक्ट मल्टीकुलिनैरिटी नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं है, उनका आपस में रिलेशनशिप बहुत हाई नहीं है, परफेक्ट नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत है तो समहाउ एक्सेप्ट करता है। डिटेल के लिए आप वो लेक्चर देख सकते हैं। सो ये आज के हमारा लेक्चर था इसके ऊपर, एजम्पशंस के ऊपर। सो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इन केस अगर कोई इशू है तो आप ईमेल करके डिस्कस कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।